हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाई राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन सीरीज़ के अगला पार्ट। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वर्ग, परिस्थिति एवं दल के रूप में स्तरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिया कि समाज के उच्च कोटि सत्ता आदेश जारी करने, मांग रखने, चेतावनी देने या निषेध लाने या करने के माध्यम से अधीनस्थों पर नियंत्रण करता है। तीसरा, आर डेहरन डार्क का विचार है कि प्रत्येक मानव समाज में स्तरीकरण विद्यमान, यह एक कार्यात्मक आवश्यकता है। तथा डी, सामाजिक स्तरीकरण के विश्लेषण में संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादन करने में आर.के. मर्टन अग्रणी थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि मैक्स वेबर ने स्तरीकरण के या वर्ग का आधार वर्ग, स्थिति और दल, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी की बात बताई है, जबकि कार्य की आवश्यकता की बात कोजर करते हैं। संघर्षवादी सिद्धांत के विचारक मार्क्स, डेहरनडार्क, कोजर, कॉलिंस है, न कि मर्टन। अगला, किंग्सले डेविस एवं डब्ल्यू मूर के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बहुआयामी सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत या संरचनावादी सिद्धांत? तो इसे प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। प्रकार्यवादी या प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस एवं मूर, और संघर्ष सिद्धांत मार्क्स से, संकलनवादी या विभिन्न दर्शनग्राही सिद्धांत मैक्स वेबर, ओलिन रायट एवं पार्किंस से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिकरण का संस्थागत प्रतिबंध नहीं है? विरासत के नियम का संस्थायन, वाणिज्य विनिमय प्रणाली एवं विश्वसनीय विधिक सिद्धांत एवं उनकी न्यायिक प्रयोज्यता, तर्कसंगत रूप से संगठित यंत्रीकृत उत्पाद प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विरासत के नियम का संस्थायन औद्योगिकरण के संस्थायन को प्रतिबंधित नहीं करता। तो औद्योगिकरण के कारण समाज के विभिन्न परिवर्तन आते हैं। मशीनों के उत्पादन की प्रधानता हो जाती है, उत्पादन का व्यापारीकरण या जीविका निर्वाह, अर्थव्यवस्था की समाप्ति हो जाती है, एक सशक्त राज्य की स्थापना होती है, खेती पर कम निर्भरता हो जाती है, नगरीकरण होता है, जनता का मताधिकार होता है एवं दलाधारित राजनीति स्थापना और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का प्रयोग में वृद्धि होती है औद्योगिकरण से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक दिए हैं। तो मैक्स वेबर, द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म सुमेलित है। रॉबर्ट ट्रेडफील्ड, टोपो जलान, ए मैक्सिको विलेज, ए स्टडी ऑफ फोक लाइफ, ये भी सही है। डेनियल बेल, द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, यह भी सही है। इरविन गॉफमैन, द माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी, तो यह हमारा द माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं, परिस्थितियाँ, संस्थाएं। तो भाषा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, जबकि प्रतिमान, भूमिका, परिस्थितियाँ तीनों सामाजिक संरचना के पहलू हैं। सामाजिक संरचना के तत्व निम्नलिखित हैं: सामाजिक समूह, भूमिका, परिस्थिति, प्रतिमान एवं मानदंड, सांस्कृतिक मूल्य, संस्था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, गांधी के सत्याग्रह के वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जाता है? यह मूल्य तार्किक क्रिया के रूप में माना जाता है। गांधी के सत्याग्रह के वेबर के निम्नलिखित में से एक सामाजिक क्रिया के प्रकार का उदाहरण मूल्य तार्किक क्रिया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा है: तार्किक, मूल्यांकन, प्रभावात्मक तथा परंपरागत। तार्किक क्रिया वह है जो सचेत रूप में किसी योजना के अनुसार की जाती है तथा उसमें लक्ष्य एवं साधनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मूल्यात्मक क्रिया होती है जिसमें कलात्मक एवं धार्मिक तथा या नैतिक आधार पर की जाती है। अगला, इसे व्यक्ति एवं समाज के लाभ को हित सुनिश्चित होता है। सामाजिक क्रिया के पीछे व्यक्ति स्वयं के लक्ष्य न होकर सामाजिक लक्ष्य होते हैं, जैसे देश के लिए जान देना, गांधी का सत्याग्रह आदि। प्रभावात्मक क्रिया उद्वेगात्मक मनोभाव, संवेग, क्रोध या शत्रुता, घृणा आदि में की जाती है, जबकि परंपरागत क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रथा एवं परंपरा आदि से प्रभावित होती हैं, जैसे बड़ों का पैर छूना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को समझने के हेतु सावयव प्रतिरूप को अपनाता है? संघर्ष का सिद्धांत, प्रकार्यवाद का सिद्धांत, उत्पादन रीति का सिद्धांत, व्यवहारवादी का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यवादी सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए सावयव प्रतिरूप को अपनाता है। अगला,
सामाजिक व्यवस्था के प्रकारवादी सिद्धांत के अनुसार विभिन्न भाग राजनीतिक, शिक्षा, विकास, राजस्व आदि एक दूसरे से परस्पर सहयोग के रूप में जुड़े रहते हैं, जिसके कारण संबंध बने होते हैं। आज समाज के विभिन्न अंग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में उसी प्रकार सहयोग करते हैं जिस प्रकार अवयव या शरीर के अंग करते हैं। इमाइल दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होती है? राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन या दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। तो इमाइल दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण हमारी सामाजिक संरचना के द्वारा निरुद्ध होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बुनियादी तत्व नहीं है? निजी स्वामित्व, लाभ अधिकतमीकरण, पूंजी संचयन या सार्वजनिक संपत्ति की रचना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रचना ना होकर व्यक्तिगत संपत्ति की रचना होती है, तो इसलिए यह सही नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा पूछा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व नहीं है, तो निजी स्वामित्व, लाभ का अधिकतमकरण या पूंजी का संचयन, तीनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतांत्रिक राजनीतिक अभिजन की सामाजिक संरचना को सांस्कृतिक एवं परिस्थिति सजातीयता के विषम जातीयता के रूप में बदल दिया है, या प्रधानता उच्च जाति के बहुजाति के रूप में बदल दिया है। तीसरा, या प्रधानता नगरी में ग्रामीण एवं नगरी में बदल दिया है, या प्रधानता स्वभारतीय से क्षेत्रीय एवं स्थानीय हितोन्मुख के रूप में बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के प्रभाव के कारण लोकतांत्रिक राजनीति ने राजनीति अभिजन को संरचना को निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। सामाजिक अभिजनों में संरचना के साथ साथ विचारों का भी परिवर्तन हुआ है। दूसरा, राजनैतिक संबंध विशिष्ट एवं वफादारी से निर्देशित होते हैं। स्वतंत्रता, राजनैतिक शक्ति के अभाव एवं सांस्कृतिक एवं स्थितीय समरसता के स्थान पर विषमता आ गई है। उच्च जातियों के स्थान पर सभी जातियों के लोग आ रहे हैं, जबकि नगरी और स्थान के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र दोनों आ गए हैं। आज राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। स्वार्थपरक लक्ष्यों के अभिव्यक्ति अधिक हो रहे हैं। तो ये हमारा औद्योगिकरण एवं आधुनिकता के राजनीतिकरण से संबंधित है। आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतर हो रहा है, यह कथन हमारा सही है। अगला, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरित हो रहा है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर दोनों कथन सही है। अगला, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? तो प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण श्रमिकों के विस्थापन की ओर ले जाता है। आधुनिकीकरण के प्रौद्योगिकी आयाम के अंतर्गत ऊर्जा के निर्जीव स्रोत का अधिकतम उपयोग होता है तथा आधुनिक यंत्रों का उपयोग, भारी प्रौद्योगिकी की स्थापना आदि इन प्रकारों से श्रमिकों का विस्थापन मशीनों द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक आधुनिकीकरण के अवियोग्य अंग हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दबाव, निर्वारक विधि या अउल्लंघनीय एवं अनुचित। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, जबकि अउल्लंघनीय या अनुचित नहीं होता। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अवयव के प्रमुख है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दबाव, निवारक विधि, दबाव समूहों का प्रभुत्व एवं राजनीतिक अभिजनों में परिवर्तन है। अगला, वेरियन एल्विन ने भारतीय जनजाति आबादी के लिए निम्नलिखित में से किस नीति के पक्ष में समर्थन किया है? रोजगार एवं शिक्षा के आरक्षण में, भूमि सुधार एवं कृषि अधिकार पर, या जनजातीय जीवन शैली को राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरियन एल्वी कहते हैं जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जनजातीय समस्याओं से संबंधित 3 प्रमुख नीतियाँ, एक अलगाववाद, आत्मसातकरण, एक ही नीति। अलगाववाद की नीति में वेरियन एल्विन द्वारा समर्पित है। इन्होंने जनजाति के क्षेत्रों में राष्ट्रीय उपवन को घोषित करने पर जोर दिया, अर्थात उन्हें अलग से अपनी संस्कृति के पालन के लिए अलग कर दिया जाना चाहिए। जब उनके अनुसार जनजातियों को बिना हस्तक्षेप उनकी स्वतंत्रता को संस्कृति के विकास करने देना चाहिए और उन्हें रोकना नहीं चाहिए या दबाव नहीं डालना चाहिए। आत्मसातकरण घुरिये कहते हैं कि जनजातीय हिंदू नियमों एवं मूल्यों संस्कृति को अपनाकर हिंदूकरण हो रहा है, जनजातियों का हिंदूकरण हो रहा है, जबकि एकीकरण की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई है। भारत में अनुसूचित जातियां श्रेणी कैटेगरी को निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने, या संविधान निर्मात्री सभा की बहसों के दौरान भीमराव अम्बेडकर ने, भारत में संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत 1950 में भारत सरकार ने। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। भारत में अनुसूचित जाति श्रेणियों का कैटेगरीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार में किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति का सर्वप्रथम प्रयोग 1927 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया था, जबकि 1935 में अधिनियम में इन्हें सूचीबद्ध किया गया अनुसूचित जाति के नाम से।
निम्नलिखित में से किस एक को पहचान के निष्कर्ष के निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा कालेकर आयोग का गठन किया गया? निर्धनता के रेखा के नीचे वाले परिवारों की आबादी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कालेकर आयोग का गठन किया गया। संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के आधार पर राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों दशाओं को सुधारने के लिए आयोग को नियुक्त कर सकेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 को पहला पिछड़ा आयोग कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया। अगला, ई सदरलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद पोश अपराध कहा जाता है? सामाजिक अभिजनों द्वारा किए गए अपराध, उद्योग एवं व्यवसाय में घूसखोर एवं भ्रष्टाचार जैसे अपराध, ऐसे अपराध जिनकी सूचियाँ नहीं होती, या डी अभ्यासिक अपराधियों द्वारा किए गए अपराध। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध। आधुनिक अपराध के जनक सदरलैंड ने 2 प्रकार के अपराधों की बात की है, निम्नवर्गीय एवं सफ़ेद पोश अपराध। उनके अनुसार गरीबी के कारण अपराध करते हैं उन्हें निम्नवर्गीय अपराधी कहता है, जबकि जो उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध सफ़ेद पोश अपराध के अंतर्गत रखे जाते हैं। सफ़ेद पोश अपराधों के कुछ उदाहरण जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी, घूसखोरी, टैक्स लेना, भ्रष्टाचार आदि आते हैं। निम्नलिखित में से किस अपराधी ने अपराध के एवं विसामान्यता के समाज के लिए प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा है? दुर्खीम, मार्क्स, काम्टे या मार्शल? तो इमाइल दुर्खीम अपराध एवं विसामान्यता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के सकारात्मक भूमिका के रूप में देखा है। दुर्खीम मानते हैं कभी कभी विसामान्यता के कारण ही समाज में परिवर्तन या रूढ़ियाँ या कुरीतियों का दूर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सामाजिकरण का विकरण नहीं है? छात्र संघ के निर्वाचन, श्रमिक संघवाद, स्वयं सहायता समूह या आधुनिक प्रौद्योगिकी? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी राजनीतिक सामाजिकरण का विकरण नहीं है। वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से संबंध नहीं है? स्व की धार्मिक प्रतिबद्धता से, केल्विन के सिद्धांतों में विश्वास से, उच्च वर्गीय मूल्य से, या इहलोक का वैराग्य अर्थात इहलोक से वैराग्य लेने। तो वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से इहलोक के वैराग्य से संबंधित नहीं है, जबकि स्व के धर्म की प्रतिबद्धता, केल्विन के सिद्धांतों में विश्वास और उच्च वर्गीय मूल्य के बताया। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद का संबंध मूल्यों से, धर्म से, केल्विनवाद से, उच्च वर्ग आदि से होता है। मैक्स वेबर ने मूल्यों की संरचना में पूंजीवाद को की आत्मा कहा है और यह बताया कि धार्मिक आचार संहिता का प्रभाव पूंजीवाद की आत्मा के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुसार केल्विनवादियों का झुकाव अन्य धर्मावलंबियों की तुलना में पूंजीवाद की आत्मा की ओर अधिक था। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सामाजिक विकास जैविक विकास का विस्तार है और सामाजिक और जैविक विकास की वास्तविक क्रियाविधि भिन्न है, किंतु दोनों के विकास क्रमिक सामान्यों के रूप में समझा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास को जैविक विकास के रूप में विस्तारित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक विकास के स्वाभाविक विकास एवं जैविक विकास के समान होता है, जो दोनों में कुछ समानताओं को देखते हुए इनकी क्रिया के विधियों में अंतर पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने धार्मिक कृत्यों एवं अनुष्ठानों को सकारात्मक एवं नकारात्मक एवं पापपूर्ण रूप में वर्गीकृत किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने धार्मिक कृत्यों को अनुष्ठानों को सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप एवं पापपूर्ण में वर्गीकृत किया है। अगला, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के पिछड़े वर्गों के आंदोलन थे औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध निषेधित थे, ब्राह्मणों एवं अन्य उच्च जातियों के विरुद्ध निषेधित रहे, या रोजगार में आरक्षण के लिए आंदोलन थे, या भूमि सुधार एवं भूमि पुनर्वितरण के लिए आंदोलन थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों के आंदोलन ब्राह्मणों एवं अन्य उच्च जातियों के विरुद्ध थे। दक्षिण भारत के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पिछड़े वर्गों ने आंदोलन, बम्बई के ज्योतिबा राव के फूले का आंदोलन, मद्रास के ब्राह्मण विरोधी नाडार के आंदोलन चले, मुख्यतः ब्राह्मण विरोधी थे। इन्होंने समय समय पर उच्च जातियों के प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन किए। पिछड़े वर्गों ने राज्य में सैनिक सत्ता एवं सामाजिक आर्थिक प्रभुत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इन पिछड़े वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता ज्योतिबा राव फूले एवं पी रामास्वामी नायर थे। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद का विरोध या सुधारवाद पर बल देना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारा, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी विभाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग जिसकी अपनी भाषा लिपि संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार
है, तो यह कथन हमारा सही है। राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि में अनुदान प्राप्त करने वाली किसी संस्था में किसी नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इन्हें किसी भी प्रकार आधार पर देने से वंचित नहीं किया जा सकता, तो यह कथन भी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 29 में भारत के राज्य क्षेत्र एवं उसके किसी भी विभाग के निवासी किसी भी अनुभाग जिसकी अपनी विशेष भाषा अर्थात जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से लिपि या संस्कृति है, वह उसे बनाए रखने का अधिकार है, अर्थात वह अपनी संस्कृति का पालन कर सकता है। अगला, अनुच्छेद 29(2) में राज्य द्वारा पोषित एवं राज्य निधि में सहायता पाने वाली किसी भी संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या आदि के आधार पर वंचित या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? अलग भाषा, अलग भूभाग, सामाजिक विभेदीकरण, खंडी। तो खंडी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है, जबकि जनजाति समाज की एक अलग भाषा होती है, वे अलग भूभाग अर्थात जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं, या सामाजिक विभेदीकरण भी पाया जाता है। जनजाति की समाज की प्रमुख विशेषताएं निश्चित क्षेत्र, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, विशिष्ट नाम एवं अंतर विवाही समूह, सामान्य निषेध एवं राजनीतिक संगठन, स्वयं के राजनीतिक संगठन आदि होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मॉर्गन, इरोक्वा, फ्रेंच बोआस, एस्किमो, एसी हैडन, टेरेंस स्टेट या WH रिवर्स मेलानेशिया। तो यहाँ WRH रिवर्स मेलानेशिया से संबंधित नहीं है, जबकि मॉर्गन ने इरोक्वा जनजाति का एवं अजीबा अमेरिका की जनजातियों का अध्ययन किया। फ्रेंच बोआस ने ग्रीनलैंड के तथा कनाडा के एस्किमो और एसी हेडन टोरेस ने स्टेट जनजाति का तथा WH रिवर्स ने तमिलनाडु के टोडा जनजाति का अध्ययन किया है। तो इसलिए राइट आंसर डी सही है, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजाति व्यवस्थाओं को सामान्यतः देखा जाता है, उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर संवर्गीकृत किया जाता है, या उनकी नातेदारी व्यवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, या उनकी शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, या उन्हें सामाजिक परिवर्तन के रूप में के आधार पर समवर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, कि उनकी आर्थिक आधार पर वर्गीकृत और नातेदारी व्यवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला, जनजातियों के उनके नातेदारी व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, न कि शैक्षिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के आधार पर। अगला, जननांकी संचरण सिद्धांत के अनुसार पूर्व औद्योगिक व्यवस्था जननांकी परिवर्तन का प्रथम चरण है, जनसंख्या वृद्धि की ओर ले जाता है, मृत्यु दर के ह्रास से संबंधित है, या प्रौद्योगिकी उन्नतियों पर आधारित है, या प्रवसन की ओर ले जाता है। तो दिए गए कूटों के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2, 3 और 4। जननांकी संचरण सिद्धांत के अनुसार मृत्यु दर के ह्रास से संबंधित है, प्रौद्योगिकी उन्नतियों पर आधारित और प्रवसन की ओर ले जाता है। अगला, जननांकी संकरण के सिद्धांत ने अनुसार पूर्व औद्योगिक व्यवस्था में जननांकी परिवर्तन प्रथम चरण जनसंख्या वृद्धि की ओर ले जाता है और प्रवसन को बढ़ावा देता है, जबकि मृत्यु में ह्रास, प्रौद्योगिकी उन्नति, औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का महत्वपूर्ण उपादान है जो जन्म एवं मृत्यु के स्तर का निर्धारण करता है? लिंग सम्मिश्रण, प्रजनन दर, आयु सम्मिश्रण, मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन दर। कि जनसंख्या का महत्वपूर्ण उपादान जो जन्म एवं मृत्यु दर का स्तर निर्धारण करता है, उसे प्रजनन दर के अंतर्गत रखते हैं। अगला, 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय उच्च महिला साक्षरता की विशेषता में युक्त है? केरल, मिजोरम, कौन सा समुच्चय में महिलाओं का साक्षर दर अधिक है? केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केरल, मिजोरम और लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। ईओ राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक पूंजीवाद उत्पादन के नियंत्रण के 3 विभागों में शामिल नहीं है? निवेश या मुद्रा पूंजी, उत्पादन के भौतिक साधन जैसे भूमि या कारखाने, कार्यालय, श्रम शक्ति, राजनीतिक शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ईओ राइट के अनुसार आधुनिक सामाजिक पूंजीवाद के नियंत्रण की 3 विमाएँ हैं: पूंजीवादी, श्रम शक्ति, उत्पादन के साधन। इस प्रकार राजनीतिक शक्ति शामिल नहीं है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।